हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने लोक का जीवन परिचय एवं राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता से संबंधित विचार प्रकट किए थे तथा उसी के दौरान हमने लोक के प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव का भी अध्ययन किया था। अब हम जो राज्य का निर्माण समझौते से हुआ था तो उसी अर्थ में हम लोक के सामाजिक समझौते का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से राहत पाने के लिए मनुष्य ने न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग अपनाते हुए एक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया, अर्थात व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता करके या सामाजिक समझौते के द्वारा एक राज्य का निर्माण किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझौता समाज के सभी व्यक्तियों के साथ किया गया, अर्थात सभी व्यक्ति समान थे। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ ये समझौता किया गया, अर्थात आपस में व्यक्तियों के बीच ये समझौता हुआ था। इस प्रकार समझौते का स्वरूप सामाजिक था। तो ये समझौते का स्वरूप सामाजिक था, अर्थात व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के द्वारा समाज का निर्माण होता है। व्यक्तियों ने कुछ अधिकार समाज को इसलिए सौंप दिए जिससे समाज असुविधाओं को सुविधाओं में बदल दे, अर्थात लोग का मानना है कि व्यक्तियों ने अपने कुछ अधिकार समाज को इसलिए सौंप दिए जिससे समाज जीवन में आने वाली असुविधाओं को सुविधाओं में बदल दे। इस प्रकार समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। इस प्रकार सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। अतः व्यक्तियों ने आपस में समझौता कर राज्य का निर्माण या राज्य की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति समाज के बाद में व्यक्तियों ने आपस में मिलकर के जो समझौता किया उसी से होती है। समझौता हॉब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक समझौता किया गया। हॉब्स ने जो समझौते की बात की थी उसमें सिर्फ राज्य का निर्माण केवल एक समझौते से होता है, लेकिन लोक ने दो समझौतों की बात की है, अर्थात लोक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो समझौतों की बात की है। पहला समझौता द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। लोक कहता है कि पहले समझौते के द्वारा जो व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में होता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के बीच में आपस में एक समझौता होता है, उससे समाज की स्थापना होती है। इसी समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा, अर्थात जो प्रथम समझौता होता है उसी से व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा होती है। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न होता है, अर्थात पहले समझौते के द्वारा समाज की स्थापना होती है। समाज की स्थापना के बाद फिर से व्यक्तियों और शासक के मध्य एक समझौता होता है जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनको लागू करने का अधिकार दिया जाता है, अर्थात दूसरे समझौते के द्वारा शासक को कानून बनाने और कानून को लागू करने का अधिकार दिया जाता है, परंतु शासक की शक्ति पर यह अंकुश लगा दिया गया है, अर्थात शासक की शक्ति पर अंकुश लगा दिया जाता है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल हों, अर्थात राजा के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वे प्राकृतिक नियम के अनुरूप होने चाहिए तथा जनता के हित में हो, अर्थात जो बनाए गए जो कानून और नियम हैं वे जनता के हित में होने चाहिए। ऐसे कानून जो जनता के हित में नहीं है तो जनता उनका विरोध कर सकती है। इस प्रकार शासक को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो। लोक का सामाजिक समझौता हॉब्स की अपेक्षा रूसो के अधिक निकट है। इस प्रकार लोक के द्वारा जो सामाजिक समझौता किया जाता है वो हॉब्स की तुलना में रूसो के अधिक निकट है, अर्थात हॉब्स की तुलना में रूसो के अधिक समान है। लॉक के कुछ अन्य विचार इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है सरकार के रूप। लोक राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहता है, अर्थात लोक राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहता है क्योंकि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके समाज का निर्माण किया, अर्थात व्यक्तियों का आपस में जो समझौता हुआ उससे समाज का निर्माण हुआ और समाज से राज्य का निर्माण हुआ। अतः लोक
संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। लोक अपने राज्य में संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। संवैधानिक राजतंत्र का अभिप्राय यह है कि इसमें शासक की सत्ता मर्यादित होती है, अर्थात शासक की शक्ति पर कुछ अंकुश होता है। वह शासक की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित भी करता है कि शासक प्राकृतिक विधि के अनुसार कानूनों का निर्माण करेगा, और वह अपने सिद्धांत में कहता है कि शासक प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक विधि के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करेगा, उनके विरोध में नहीं, अर्थात प्राकृतिक नियमों के विरोध ही कानूनों का निर्माण नहीं करेगा। अन्यथा जनता शासक के विपरीत हो सकती है, अर्थात जनता या व्यक्ति अपना समझौता तोड़ने के लिए कार्य कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इस प्रकार लोक मर्यादित सरकार का समर्थन करता है। अतः लोक अपने राजनीतिक सिद्धांत में एक मर्यादित सरकार की स्थापना करता है, अर्थात सरकार की शक्तियों पर वह अंकुश बनाए रखना चाहता है कि सरकार अधिक से अधिक जनता के हित में या जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। दूसरा विचार है उसका सहिष्णुता। सहिष्णुता से अभिप्राय ये लिया जाता है कि वर्तमान में भी ऐसा होता है कि सभी धर्म वाले साथ में रहें या सहिष्णुता से रहें। उसी अर्थ में लोक का भी ये विचार है। लोक का महत्वपूर्ण योगदान सहिष्णुता का समर्थन है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उसने किया कि उसने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। शासन को लेकर लोक से पूर्व दो विचारधाराएं प्रचलित थी। शासन व्यवस्था को लेकर लोक से पूर्व दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा निरंकुश राजा का समर्थन करती थी। पहली विचारधारा के समर्थक जो लोग थे वो निरंकुश राजा का समर्थन करते थे। तो दूसरी विचारधारा के समर्थक धर्म व पोप के नियंत्रण को स्वीकार करते थे, अर्थात दूसरी विचारधारा धर्म और पोप के नियंत्रण को स्वीकार करती थी। लेकिन लोक का विचार था धर्म व्यक्तिक वस्तु है। लोक का विचार था कि धर्म कोई सार्वजनिक वस्तु नहीं है, धर्म कोई राज्य की वस्तु नहीं है, धर्म एक व्यक्तिक वस्तु है जिससे राज्य का तब तक कोई मतलब नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक धार्मिक गिरोह राज्य अव्यवस्था उत्पन्न न कर दे। अर्थात राज्य को तब तक मतलब नहीं रखना चाहिए जब तक कोई धार्मिक गिरोह राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न न कर दे। अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई गिरोह या कोई धार्मिक गिरोह राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दे तो राज्य उस धार्मिक गिरोह पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। धर्म मनुष्य की नैतिकता एवं हृदय की पवित्र अनुभूति है। लोक कहता है कि धर्म मनुष्य की नैतिकता एवं हृदय की पवित्र अनुभूति है। व्यक्ति के विश्वास को बल प्रयोग द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते, अर्थात व्यक्ति के जो विश्वास होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको बल प्रयोग या अत्याचार के द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अनेक देशों में धर्म परिवर्तन करने के लिए अपहरण किया जाता है, मारा जाता है, हत्याएं की जाती हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। लोक का भी विचार है कि बल प्रयोग के द्वारा किसी के विश्वास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए धर्म परिवर्तन अन्यायपूर्ण है। अतः राज्य द्वारा किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक अन्यायपूर्ण कार्य है। अतः राज्य को धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। लोक कहता है कि राज्य को कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे धार्मिक मान्यताओं में संतुलन स्थापित करना चाहिए। राज्य का काम यह है कि धार्मिक मान्यताओं में संतुलन स्थापित करना चाहिए, अर्थात ऐसा लगे जनता को कि शासक धर्म के अनुकूल ही कार्य कर रहा है। इस प्रकार अधिक से अधिक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप संतुलन स्थापित करना चाहिए और करने का प्रयास भी करना चाहिए। इस प्रकार राज्य को धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना राज्य को करनी चाहिए, अर्थात राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो कि सभी धर्मों वाले लोग शांतिपूर्वक तरीके से निवास कर सकें, सभी स्वतंत्र हों, किसी में भय उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था शासक और राज्य को करनी चाहिए। तीसरा विचार है लोक का कि विद्रोह या क्रांति का अधिकार। लोक अपने सामाजिक समझौते या राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को, व्यक्तियों को विद्रोह या क्रांति का अधिकार भी प्रदान करता है। लोक का मानना है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, अर्थात एक सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है।
और राज्य निर्माण का उद्देश्य यह था कि राज्य व्यक्तियों की संपत्ति, उनका जीवन और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। अगर शासक ऐसा करने में असमर्थ होता है या व्यक्तियों का जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने में राजा असमर्थ हो जाता है, या फिर राजा जनता का अहित कर देता है, अर्थात राजा ऐसे कानूनों का निर्माण कर देता है कि जो प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक विधि के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या जनता राजा का विरोध कर सकती है, विद्रोह कर सकती है, शासक के विरुद्ध क्रांति कर सकती है। अगला विचार है व्यक्तिवाद। हॉब्स की भांति लोक भी एक व्यक्तिवादी विचारक था। प्रोफेसर वाहन का कथन है कि लोक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर काटती है। प्रोफेसर वाहन का कहना है कि लोक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर काटती है, अर्थात हर वस्तु का जो निर्माण किया राज व्यवस्था में वो सिर्फ उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति के लिए ही उनका निर्माण किया गया। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखा गया। लोक कहता है कि अपनी राज व्यवस्था में वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुरक्षित रहे, अर्थात अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित व कल्याण हो। लोक की राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात लोक की राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति एक साध्य है और उसके लिए साधन के रूप में राज्य का निर्माण किया गया। इस प्रकार व्यक्ति के लिए साधन राज्य है और राज्य के लिए साध्य व्यक्ति है। पांचवा विचार उसका है शक्ति पृथक्करण। लोक सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण की बात करता है। लोक ने अपने राजनीतिक विचारों में शक्ति पृथक्करण की बात की है, अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है। उसका मानना है, उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे वर्तमान समय में जो शक्ति पृथक्करण है, सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग किया गया है तथा तीनों अंगों की अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो उसी प्रकार लोक ने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है।